हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। आज की इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम। सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे कि गति के 3 नियम होते हैं और ये जो गति के तीनों नियम हैं, ये न्यूटन नाम का जो वैज्ञानिक था, जिसका नाम आप सब बच्चों ने सुना ही होगा, तो न्यूटन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने गति के ये तीनों नियम प्रतिपादित किए थे, यानी कि उसने ये नियम बताए थे। ये जो तीनों नियम हैं बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन नियमों का संबंध हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी घटनाओं के साथ बहुत ही गहरा है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम गति के इन नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम अपना जो गति का पहला नियम है उसको पढ़ेंगे। ये देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम गति का पहला नियम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दैनिक जीवन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। वो घटना क्या है बच्चों, जो आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में कई बार जो है उसको महसूस किया होगा कि चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ये चीज़ देखी होगी कि जब बस चल रही है उसमें अचानक ब्रेक लगती है और उसको रोका जाता है तो हमें आगे की तरफ हम एक झटका सा महसूस करते हैं। तो ऐसा इसका उत्तर किसने दिया था? इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। न्यूटन ने जो गति का पहला नियम दिया था उससे हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। अब ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गति का पहला नियम है क्या। अब इस नियम के अनुसार बच्चों, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। अब इसका क्या मतलब है? ये गति का पहला नियम है, इसका अर्थ ये है कि जो वस्तु रुकी हुई है या जो वस्तु विराम अवस्था में है और वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, वो तब तक गति में नहीं आती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। इसी तरह से जो कोई वस्तु गति में है तो वो चलती ही रहती है जब तक कि उस पर बाहर से उसे रोकने के लिए हम बल नहीं लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक कार है, वो रुकी हुई है, तो वो बच्चों अपने आप नहीं चलेगी, उसे चलाने के लिए हमें कोई बल लगाना पड़ेगा। और इसी तरह से जो, अगर मान लीजिए वही कार गति कर रही है, चल रही है, तो उस चलती हुई कार को रोकने के लिए हमें ब्रेक लगानी पड़ती है। उस पर तो ब्रेक भी एक तरह का बल है, तो ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाने से वो जो कार है वो रुक जाती है। तो ये जो नियम है बच्चों, इस नियम को, ये जो गति का पहला नियम है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का यानी कि इसका मतलब ये है कि जो गति का पहला नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब ये जड़त्व है क्या? तो अगली लाइन में बच्चों आपको जड़त्व की परिभाषा बताई हुई है। ये जड़त्व हर वस्तु का एक गुण होता है, हर वस्तु में उसका जड़त्व होता है। तो जड़त्व है क्या? किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। तो ये आपका जड़त्व की परिभाषा है। आपके जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे वर्कशीट के लास्ट में, उसमें एक प्रश्न जो है वो ये भी आएगा कि जड़त्व क्या होता है। तो ये जड़त्व की परिभाषा आप लोग यहाँ से देंगे कि किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। अब ये जड़त्व इस परिभाषा का मतलब क्या है? यानी कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था को, चाहे वो विराम अवस्था है या गति की अवस्था है, उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, उसी अवस्था में ही बने रहना चाहती हैं। वो अपनी अवस्था को तब तक नहीं बदल सकती हैं जब तक कि हम वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगाएं। तो ये है हमारा जड़त्व। अब इसके बाद है, अब हम उस प्रश्न का उत्तर बच्चों जानेंगे कि जो हमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि चलती बस में ब्रेक लगाने से हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। तो इसका मतलब, इसको अब आगे आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे वाला देखते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं कि चलती हुई बस में ब्रेक लगाने से हमें आगे की तरफ झटका लगने का क्या कारण है। तो ये है बच्चों, यहाँ से देखेंगे कि चलती हुई बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है, यानी बस के अंदर जो कुछ भी है वो सब गति में हो। हम बस के अंदर बैठे हैं तो हम भी गति की अवस्था में होंगे, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर
बस तो रुक जाती है, जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बस के साथ गतिशील, जो कि पहले बस के साथ की अवस्था में था, गतिशील था, वो ब्रेक लगाने पर वो बस की दिशा में ही कुछ देर के लिए गतिशील रहता है, और जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। यानी जब बस चल रही है तो सभी कुछ जो है वो बस के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आगे की तरफ चल रहा है इस तरीके से। लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो रुकते ही क्या होता है कि बस तो रुक गई, लेकिन जो हमारे शरीर का, बस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ ही चलता रहता है। तो बस तो रुक गई वहीं पे, लेकिन वो जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो आगे की तरफ ही गति में कुछ देर तक रहता है, जिस कारण से हमें झटका किस तरफ लगेगा, आगे की तरफ। इस तरीके से हमें आगे की तरफ झटका लगता है, यानी चलती बस के अचानक रुकने पर हमें आगे की ओर झटका लगने का कारण आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद इसकी जो उल्टी स्थिति है उसको हम जो है समझते हैं कि इसकी उल्टी स्थिति क्या हो सकती है। इसकी उल्टी स्थिति बच्चों ये हो सकती है कि जब रुकी हुई वस्तु बस है, यानी रुकी हुई बस है, वो अचानक से चलती है तो सवारियों को इसका उल्टी चीज़ जो है वो महसूस होती है, इसकी ऑपोजिट चीज़ हम फील करते हैं। सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। तो इसका कारण क्या है कि जब रुकी हुई बस है वो अचानक चलती है तो हमें पीछे की तरफ झटका क्यों महसूस होता है। तो इसका कारण ये है बच्चों कि ऐसा जब होता है, अचानक से बस जब चलती है तो बस चलती है तो वो तो गति में आ जाती है एकदम से, लेकिन जो सवारियां जो अंदर बैठी हुई हैं उनका जो ऊपर के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो कुछ देर के लिए उसी विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। यानी जब बस आगे की तरफ बढ़ चलना शुरू होती है तो हमारा बस तो आगे की तरफ चल देती है, लेकिन जो वहाँ पर सवारियां बैठी हुई हैं वो उसी जगह पर, उनका वो जो शरीर है, शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो उसी जगह पर रहना चाहता है, यानी पीछे की तरफ। तो इसीलिए हमें जो झटका महसूस होता है, बस के अचानक चलने पर जो झटका महसूस होता है वो पीछे की तरफ महसूस होता है। तो इस तरीके से क्षण भर के लिए यह बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए, क्षण भर माने थोड़ी देर के लिए, विराम अवस्था में ही रहते हैं। तो इसलिए ये जो हमें झटका है वो महसूस होता है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को हम समझते हैं, ये भी हमारे गति के पहले नियम से ही संबंधित चित्र हैं। तो इस पहले चित्र में आप लोग देखेंगे क्या दिखाया हुआ है। इस पहले चित्र में है एक स्केटिंग कर रहा है एक बच्चा, और वो जो है एक पत्थर से टकराता है। तो पत्थर से टकराते ही उसकी गति, बच्चे की गति जो है वो तो रुक जाती है, लेकिन उसके जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो गति में ही रहना चाहता है, जिस कारण से बच्चा जो है वो अचानक आगे की तरफ गिर जाता है। तो इसी तरह से ये हो गया आपका पहली एग्जाम्पल है का गति के नियम से संबंधित। और ये दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या दिखाया हुआ है आपको कि एक बाइक है, वो बाइक आगे की तरफ चल रही है। तो ये बाइक वाला जो है उसे आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो आगे एक दीवार आती है, तो दीवार से टकराते ही बाइक जो है वो तो वहीं पे रुक जाएगी, लेकिन जो ये बाइकर है, जो उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा वो गति में ही रहना चाहता है थोड़ी देर के लिए, जिस कारण से ये बाइकर जो है वो आगे की तरफ क्या होता है, गिर जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये दोनों घटनाएं बच्चों हमारी गति के पहले नियम से संबंधित है। अब हम ये जानेंगे जड़त्व के बारे में कि जड़त्व जो है उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि जड़त्व जो है वो है क्या चीज़। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। और ये हमारा जड़त्व के बारे में हमने यही पढ़ा है कि जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण होता है, और प्रत्येक वस्तु उसी अवस्था में अपनी जो भी अवस्था उसकी है, चाहे मूल अवस्था उसकी जो भी है, चाहे वो विराम अवस्था है, चाहे वो गति की अवस्था है, वो उसी अवस्था में ही बने रहना चाहती है, उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वो तब तक अपनी अवस्था को नहीं बदलती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। तो ये जो गुण है वस्तु का, इसे हम जड़त्व कहते हैं। अब इसके बाद आगे बच्चों लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट जड़त्व का कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व भी अधिक होगा।
जैसे कि कार है और साइकिल है, इन दोनों में से किसका जड़त्व जो है वो अधिक होगा? इसमें इन दोनों में से कार का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि कार का द्रव्यमान भी अधिक है साइकिल से। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि भारी वस्तु का जड़त्व, वही चीज़ आपको जो भी बताई है वही चीज़ आगे लिखी हुई है कि भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि भारी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो अधिक है और हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान होता है वस्तु में, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, जिस चीज़ से वो वस्तु बनी है, जिस भी मटेरियल से, जिस भी पदार्थ से वो वस्तु बनी है, तो उस पदार्थ की जो मात्रा है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। तो जो भारी चीज़ें होती हैं उनका जड़त्व अधिक होता है और हल्की चीज़ें जो होती हैं उनका जड़त्व अधिक कम होता है। तो इसीलिए हमें भारी चीज़ों को हिलाने के लिए, जो भारी वस्तुएं होती हैं उनको हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता अधिक होगी। तो इसका मतलब ये है कि भारी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए उनको हिलाने के लिए, उनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें अधिक बल जो है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। हमें कुछ और घटनाएं हैं तो उनको हम समझते हैं कि ये किस तरीके से ये घटनाएं गति के पहले नियम से संबंधित हैं। पहला जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो है पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। यानी जब हम पेड़ की टहनी को ज़ोर से हिलाते हैं तो पेड़ की जो टहनी है वो तो आपकी आगे पीछे इस तरीके से गति करेगी, लेकिन जो उस पर जो पत्तियां हैं वो वहीं पर रहना चाहती हैं और वो पत्तियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो पत्तियां नीचे की तरफ गिर जाती हैं। पत्तियां वहीं पर रहती हैं और पत्तियां नीचे की तरफ गिर जाती हैं। यानी जो टहनी है वो तो आगे पीछे गति करेगी, लेकिन वो पत्तियां वहीं पे झड़ जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अगला जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है दैनिक जीवन की जो घटना है वो है हमारा गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे की तरफ गिरना या झटके का लगना। तो ये गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बस के बारे में हमने पढ़ा है। तो गाड़ी है या बस है, सेम चीज़ दोनों में होगी। तो जैसे बस की अवस्था में हम परिवर्तन करते हैं तो सवारी, मतलब रुकी हुई बस चलती है या चलती हुई बस रुकती है तो सवारियों को आगे या पीछे की तरफ झटका जो महसूस होता है उसका कारण हम ऊपर समझ चुके हैं। तो ये हमारा गति के पहले नियम से संबंधित घटना है। तीसरा जो हमारे पास घटना लिखी हुई है वो है कालीन या चादर को, जब कालीन या चादर हमारे गंदे हो जाते हैं तो उनको हम डंडे से पीटते हैं। तो डंडे से जब हम उसको पीटेंगे तो धूल जो होती है उसके अंदर से अलग हो जाती है। तो ये हम कई बार करते हैं कि अपने घर पे जो कारपेट बिछाया हुआ है या दरी कोई बिछाई हुई है तो उसको अगर हमने झाड़ना है तो उसको हम डंडे से अगर पीटेंगे तो उससे क्या होता है, डंडे से भी जब पीटा जाता है तो कालीन या चादर जो होता है वो तो थोड़ी सी गति में आ जाती है। या झटका देंगे तो झटका लगने से भी क्या होता है कि वो जो कालीन या चादर है वो हमारे गति में आ जाते हैं, लेकिन जो धूल होती है उसके ऊपर वो वहीं पे रहना चाहती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। अब फोर्थ पॉइंट में आपको 3 अलग अलग घटनाओं के चित्र दिए हुए हैं। पहली घटना क्या है बच्चों? ये तीनों घटनाएं हमारी गति के पहले नियम से संबंधित है। पहली घटना में क्या दिखाया हुआ है कि एक साइकिल सवार है, वो अचानक साइकिल को गतिशील अवस्था में उसने रखा हुआ है कि साइकिल को वो चला रहा है, लेकिन वो साइकिल जब यहाँ आके अचानक रुकती है, वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाते ही साइकिल यहाँ पे रुक जाती है। तो रुकते ही क्या होता है, उसका शरीर जो है ऊपर का, साइकिल तो रुक गई लेकिन जो उसका शरीर है वो गति की अवस्था में ही है, तो इसीलिए साइकिल सवार जो है वो आगे की तरफ गिर जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है। एक गिलास लिया हुआ है बच्चों, गिलास के ऊपर हमने रखा हुआ है गत्ता, गत्ते के ऊपर हमने रखा हुआ है एक सिक्का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सिक्के को हम इस तरीके से हाथ से अपने उंगली से हम आगे की तरफ सिर्फ गत्ते को हम झटका देंगे, तो गत्ते को झटका देते ही गत्ता जो होगा वो तो आगे की तरफ गिर जाता है, लेकिन जो सिक्का इसके ऊपर रखा हुआ था हमने, सिक्का अंदर गिलास में चला जाता है, क्योंकि सिक्का वहीं पे रहना चाहता है और सिक्का गिलास में चला जाता है। गत्ता तो आगे की तरफ चला गया, लेकिन सिक्का क्योंकि वहीं पर रहना चाहता है, अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसलिए सिक्का गिलास में गिर जाता है। तीसरा एग्जाम्पल हमको यहाँ पर जो चित्र में दिखाया हुआ है वो हमारा ये है कि इसमें कैरम बोर्ड की गोटियाँ जो होती हैं, कैरम बोर्ड सभी बच्चे खेलते होंगे, पता होगा सबको। तो कैरम बोर्ड की गोटियों को इस तरीके से हम सेंटर में, जैसे यहाँ पर ये रखी हुई हैं, तो इस तरीके से एक के ऊपर एक करके हम कैरम बोर्ड की गोटियों को रखते हैं और यहाँ से स्ट्राइकर जब हम
स्ट्राइकर से यहाँ पर हमने स्ट्राइकर रखा है, तो स्ट्राइकर को जब हम यहाँ से उंगली से झटके से मारेंगे तो स्ट्राइकर से क्या होगा, वो हिट करेगा नीचे वाली गोटी को। तो नीचे वाली गोटी जो है वो तो आगे की तरफ चल देगी, लेकिन ये जो ऊपर वाली सारी गोटियाँ हैं ये वहीं पर रहना चाहती हैं और वहीं रहते हुए ये नीचे की तरफ क्या होती हैं, गिर जाती हैं सारी की सारी। तो ये जो है हमारी घटना, ये हम तीनों घटनाएँ हमारी गति के पहले नियम से संबंधित हैं। अब इसके बाद अगली घटना हमें बताई हुई है बच्चों इसके अंदर, वो है 5th पॉइंट में, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बना होता है। तो ये सभी बच्चों ने देखा होगा कि जब कप और प्लेट हम देखते हैं तो प्लेट के अंदर, जो प्लेट होती है हमारी इस तरीके से, तो प्लेट के अंदर सेंटर में एक खांचा सा बना हुआ होता है, उस खांचे के अंदर हम कप को रखते हैं। तो इसमें खांचा बनने का रीज़न यही है, ये भी गति के पहले नियम से संबंधित है। ऐसा करने का जो कारण है वो ये है कि इससे क्या है कि जब हम अचानक से, मान लीजिए हम जब लेकर जा रहे हैं कप को, तो अचानक से अगर झटका लगेगा तो जो कप है वो हमारा नीचे नहीं गिरेगा, वो प्लेट के अंदर ही रहेगा। छठी जो घटना लिखी हुई है यहाँ पर 6 पॉइंट में, वो है मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना इत्यादि। यानी जब हथौड़ा जैसे ऊपर से ढीला हो जाता है तो मिस्त्री क्या करता है, उसको इस तरीके से ठोकता है नीचे ज़मीन पर। वो ऐसे ज़मीन पर इसको जब मारा जाएगा, इसको हथौड़े पर, जैसे ही हथौड़ा ज़मीन के साथ टच करेगा, ज़मीन को छुएगा, तो हथौड़ा जो होगा वो तो विराम अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो उसका हत्था है वो तो विराम अवस्था में आ जाएगा बेटा, लेकिन ये जो हथौड़ा ऊपर का था, लोहे वाला जो इसका पार्ट है, वो गति में ही रहता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो है अचानक, वो क्या होता है, वो हमारा इसमें हत्थे के अंदर वो ठुक जाता है, उसके अंदर वो फिक्स हो जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं हमारी, ये सारी गति के पहले नियम से संबंधित हैं। तो अब हम बच्चों इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने इस वर्कशीट को ध्यान से सुना है और समझा है तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, जड़त्व को परिभाषित करना। तो ये वाला मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जड़त्व की परिभाषा आप लोग कहाँ से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है हमारी जड़त्व की परिभाषा, कि किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखना है, यानी गति का पहला नियम भी लिखना है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था सबसे पहले, यहाँ देखिए गति का पहला नियम में वहाँ वो आप कहाँ से लिखेंगे, तो ये आपका यहाँ से, ये गति का पहला नियम है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारा गति का पहला नियम हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। लेकिन इसमें हमें केवल नियम नहीं लिखना बच्चों, हमें उदाहरण भी लिखने हैं। तो उदाहरण के लिए आप लोग गति के पहले नियम से संबंधित यहाँ पे कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, तो ये उदाहरण आप इनमें जो है ये उदाहरण दे सकते हो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4th में से भी आप लिख सकते हैं, या आप चित्र बनाना है तो चित्र भी बना सकते हैं। ये 5 और 6 ये सारी घटनाएं आपको गति के पहले नियम से संबंधित दी हुई हैं, जो कि आपको लिखनी है। तो ये सब जो हैं, ये घटनाएं भी आपने ये जो लिखनी है, ये आपने उसके अंदर लिखनी है। तो आप 2 या 3 घटनाएं भी लिख देंगे तो बहुत है उदाहरण में, ठीक है। तो ये गति का पहला नियम भी लिखना है और ये उदाहरण भी। तो इसमें 2 चीज़ें हमें करनी है, गति का पहला नियम और उसके उदाहरण। उदाहरण में 2 या 3 उदाहरण आप लोग लिख देंगे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करती हैं। तो ये आपने पढ़ा है। तो उस समय हमें सवारियों को, बस जब अचानक गतिशील होती है तो हमें किस तरफ झटका लगता है, पीछे की ओर, ठीक है। ये अभी आपको मैंने बताया था, पीछे की ओर झटका लगता है और उसका कारण बताना है। तो कारण आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आप लिखेंगे, जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील होगी, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पर किसका, कार का या बस का। तो आप लोग, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व अधिक होगा, यानी कार और बस में से किसका जड़त्व अधिक होगा, इसमें से बस का जड़त्व जो है, क्योंकि बस का द्रव्यमान अधिक है इसीलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगला पार्ट है साइकिल और मोटरसाइकिल।
तो इन दोनों में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो इन दोनों में से द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? मोटरसाइकिल का ज़्यादा है, तो इसलिए मोटरसाइकिल का जड़त्व अधिक होगा। तो इसमें से हम किसका जड़त्व लिखेंगे? मोटरसाइकिल का। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम लिखेंगे मोटरसाइकिल। नेक्स्ट जो है हमारा है कि ठेला गाड़ी है या रेलगाड़ी है, तो इन दोनों में से किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? तो इन दोनों में से रेलगाड़ी का, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए रेलगाड़ी का जड़त्व भी अधिक होगा। तो बच्चों, बहुत आसान सी वर्कशीट थी आपकी, लेकिन ये आपका चैप्टर है, ये जो नियम है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नियमों में से आपको कुछ ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और अगर कहीं आपको ये कुछ भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू।